जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगातार हमारे द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मुक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सारे प्रश्न आपकी पुरानी भर्ती 41,500 और 49,568 वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिया जाता है तथा रोजगार विद अंकित भाटी बुक से प्रश्नों को लिया जाता है। तो वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी को तेज कर दीजिए। डियर फ्रेंड्स, जिनका एग्जाम पेट का भी लगा है उनके लिए भी ये वीडियो जीके जीएस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है? ए ऑप्शन दिया गया सुभाष चंद्र बोस को, बी ऑप्शन दिया गया भगत सिंह को, सी ऑप्शन दिया गया है बाल गंगाधर तिलक को और डी ऑप्शन दिया गया है चंद्रशेखर आजाद को। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। आंसर्स बताना है कि किसे भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर, यानी बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। अगर बात करें कि बाल गंगाधर तिलक को बर्मा यानी म्यांमार के मांडले जेल में बंद किया गया था। कहां पर बंद किया गया था? तो म्यांमार के मांडले जेल में बंद किया गया था। अगर बात करें कि केसरी पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, इसका आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2 है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? ए ऑप्शन तीसरे मंडल में, बी ऑप्शन 9वें मंडल में, सी ऑप्शन दिया गया 10वें मंडल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल दोस्त, जबरदस्त प्रश्न है, इसका आंसर्स आपको करना है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती हुई है तो वैदिक काल से एक प्रश्न आपका बनता है। जबरदस्त प्रश्न है, तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? बिल्कुल, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है ये तीसरे मंडल में मिलता है। किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। अगर बात करें इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो गायत्री मंत्र के जो रचनाकार माने जाते हैं वो विश्वामित्र माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विश्वामित्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पुराना मंडल यानी प्राचीन मंडल से किसको जाना जाता है? तो 2 से 7 यानी 2 से 7 तक जो मंडल होता है उसको हम प्राचीन मंडल के नाम से जाने जाता है। अगर बात करें गायत्री मंत्र जो है ये किसको समर्पित है, तो ठीक है, सूर्य देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है माय डियर फ्रेंड्स? सूर्य देवता को समर्पित है। अगर हम बात करें कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। अगर बात करें आर्य का शब्द अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है और उत्तम होता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अगर बात करें यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है, तो आप कहेंगे 3 बार, जबकि गंगा नदी का अगर बात करें तो 1 बार मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपका अगला प्रश्न आ चुका है। जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, एनालिसिस में ज्यादा करा सकता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य होता है मुक टेस्ट को जबरदस्त तरीके से कराना, यानी फास्ट। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है कि जनवरी 2023 के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? ए ऑप्शन दिया गया जकार्ता, बी ऑप्शन दिया गया नूसंतारा, सी ऑप्शन दिया गया कंपाला और डी ऑप्शन दिया गया प्रिटोरिया। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है कि इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। नूसंतारा इज द करेक्ट आंसर। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? जकार्ता हुआ करती थी। अगर बात करें कंपाला कहाँ की राजधानी है, तो ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, तो कंपाला युगांडा की राजधानी हो जाएगी। अगर बात करें कि प्रिटोरिया कहाँ की राजधानी है, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगी। ये वही दक्षिण अफ्रीका है जहां से गांधी जी को क्या किया गया था? ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। ए ऑप्शन दिया गया गोरखपुर, बी ऑप्शन दिया गया गाजियाबाद, सी ऑप्शन दिया गया लखनऊ और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। कृत्रिम रबर के लिए कौन फेमस है, कौन सा जनपद प्रसिद्ध है, ये बताना है। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है। चलिए,
तो गाजियाबाद इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि गोरखपुर को किसका जीआई टैग मिला है, तो आप कहेंगे टेराकोटा का जीआई टैग गोरखपुर को मिला है। अच्छा, लखनऊ किसके लिए इतौजा तालाब कहां पर पाया जाता है, तो लखनऊ के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें कि भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी ऑप्शन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और सी ऑप्शन दिया गया है BN राव और डी ऑप्शन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया, जबरदस्त प्रश्न है। निर्माता की बात नहीं किया है इसने, लिखा किसके द्वारा गया, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। अगर बात करें भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो जनक अगर पूछा जाए तो आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, जो प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल कितने लोग थे, तो 7 लोग थे। अगर बात करें तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है, तो BN राव को माना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर इसका बताना है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ए ऑप्शन दिया गया भारतनाट्यम, बी ऑप्शन दिया गया कथकली, सी ऑप्शन दिया गया सत्रिया और डी ऑप्शन दिया गया कथक। माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पेट भी जिसका लगा हुआ है, यानी पीटी का एग्जाम भी लगा हुआ है, वो भी इस पेपर को देखते रहिए, क्योंकि जीके जीएस के 50 प्रश्न आने हैं और यहीं से फंसेगा ये 100%, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल का भी है इसमें। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। तो सत्रिया इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सत्रिया हो जाएगा नवीनतम। अगर बात करें कि सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो सबसे जो पुराना नृत्य है वो आपका भारतनाट्यम है। भारतनाट्यम कहाँ का लोक शास्त्रीय नृत्य है, तो आप कहेंगे तमिलनाडु का है। अगर बात करें कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का हो जाएगा। अगर वही कथक की बात करें तो ये उत्तर भारत का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा। अगर वही हम बात करें कि सत्रिया कहाँ का हो जाएगा, तो असम का हो जाएगा। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है, जल्दी ही पेन आ जाएगा तो ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है, इसलिए एनालिसिस आज ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन दिया गया नटवरी नृत्य, बी ऑप्शन दिया गया कर्मा नृत्य, सी ऑप्शन दिया गया धुरिया नृत्य और डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, आंसर्स बताना है कि अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। नटवरी नृत्य इज द करेक्ट आंसर। अगर कर्मा नृत्य की बात करें तो ये सोनभद्र में किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा, तो खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। वहीं अगर हम धुरिया नृत्य की बात करें तो ये आपके कुम्हार यानी कुम्हार जनजाति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, कुम्हारों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। यानी इसमें में से कौन सा रेडियोधर्मी ऐसा है जिसका भारत में सबसे बड़ा भंडार है। बिल्कुल, विश्व में इसका प्रथम स्थान है। तो इसका आपको आंसर्स कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, इससे पहले जितने भी आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे थे, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। चलिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप कीमती समय अपना निकालिए, समझ लीजिए इसको। देखिए, आपके मन में ये बहुत ज्यादा ख्याल आ रहा होगा कि ये प्रश्न कहाँ से लिए जाते हैं। तो प्रश्न देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्जाम हैं आपके देख लीजिए, यूपीएसआई के भी जितने एग्जाम है, ये सारा मैंने खाका तैयार किया जहां से पेपर आते हैं। देखिए पूरी तरीके से किस तरीके से प्रश्न आए, जेल वार्डन के कितने हुए हैं, ये सारे 2020 के सारे शिफ्ट के पेपर इसमें लिए जाते हैं। उसके बाद आपके 2009, 11, 13, 14, 18, 19 ये सारे प्रश्न लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो ये आप तैयार रहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बताना इसका। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान को
सुल्तान ने सर्वप्रथम नहरों का निर्माण कराया था। ये नेहरू नहीं होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गया, तो ये नहरों का निर्माण होना चाहिए। नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, ये आपको बताना है माय डियर। सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने कराया, MBT ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा इसको नहरों लिख दें। बी ऑप्शन दिया गया गयासुद्दीन तुगलक ने, सी ऑप्शन दिया गया जलालुद्दीन खिलजी ने, और डी ऑप्शन दिया गया अलाउद्दीन खिलजी ने। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान कौन था, तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। अगर बात करें, लेकिन इसकी सारी योजनाएं फेल होती हैं। अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी, तो बाजार नियंत्रण पर सबसे ज़्यादा जो कार्य करता है वो अलाउद्दीन खिलजी करता है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, इसके बाद खिलजी वंश आता है, इसके बाद तुगलक वंश आता है, इसके बाद सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है। अब हम अगर टाइमिंग की बात करें, तो गुलाम वंश का जो समय काल होता है वो 1206 से लेके कब तक होता है, तो 1290 तक होता है। अगर खिलजी वंश की वही बात करें, तो 1290 से लेके 1320 तक होता है। अगर बात करें 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश होता है। वहीं अगर 1414 से लेके 1451 तक आपका किसका वंश होता है, तो ये सैयद वंश होता है। लोदी वंश की बात करें तो 1451 से आपका 1526। लोदी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोदी। अगर हम बात करें गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश को माना जाता है। अगर बात करें खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी को। तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को। अगर बात करें सैयद वंश का तो खिलजी खां को, और लोदी वंश का बहलोल लोदी को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। यानी गुरमुखी लिपि का जन्मदाता किसे माना जाता है, ए ऑप्शन गुरु अर्जुन देव को, बी ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह को, सी ऑप्शन गुरु अंगद को, और डी ऑप्शन दिया गया है गुरु तेग बहादुर को। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त कि किसे गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। गुरु अंगद इज द करेक्ट आंसर। अगर गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये सिखों के 5वें गुरु थे, और इनको फांसी पर चढ़ाने का काम जहांगीर ने किया था। किसने किया था, जहांगीर ने इनको फांसी पर चढ़ा दिया था। चलिए, अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह, तो ये सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। सिखों के अंतिम गुरु माने जाते हैं। अगर तेग बहादुर की बात करें तो सिखों के 9वें गुरु माने जाते हैं, और इनको फांसी पर चढ़ाने का काम औरंगजेब ने किया था। बिल्कुल, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बनते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी। ए ऑप्शन इलाहाबाद में, बी ऑप्शन बनारस में, सी ऑप्शन लखनऊ में, डी ऑप्शन दिया गया आगरा में। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी उत्तर प्रदेश में, यह आपसे पूछा गया प्रश्न। चलिए, तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। इलाहाबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसने किया था, बिल्कुल किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कब किया गया था, तो आपको मैं बता दूं 1887 के आसपास किया जाता है। अगर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1916 के आसपास किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका, प्रश्न नंबर 12, साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। ए ऑप्शन लॉर्ड इरविन, बी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, और डी ऑप्शन दिया गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबरदस्त प्रश्न है। सबसे पहले अगर हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल माना जाता है 1916 से लेके 1922 तक माना जाता है। यानी इस समय जितने भी शासनकाल के दौरान हुई, जैसे आपका क्या क्या हुआ, तो 17 में चंपारण आंदोलन इसी के समय हुआ। इसके बाद आपका खेड़ा का आंदोलन इसी के समय हुआ। इसके बाद जलियांवाला बाग कांड भी इसी के समय हुआ। इसके बाद आपका क्या हुआ,
खिलाफत आंदोलन भी इसी के समय हुआ। इसके बाद मुस्लिम लीग, मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की मुस्लिम लीग की भी स्थापना इसी के समय होती है। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना भी चेम्सफोर्ड के समय होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन इज द करेक्ट आंसर। यानी साइमन कमीशन जब भारत आया था उस समय जो भारत का वाइसराय था वो लॉर्ड इरविन था। डलहौजी जब भारत में ट्रेन चलती है। केनिंग जब आपका 1857 का क्रांति होता है यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, प्रसिद्ध निशानेबाज सौरभ चौधरी प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? 2018 में आपका आया था प्रश्न। बिल्कुल, रायबरेली, आगरा, मेरठ, बनारस। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न, आंसर्स बता रहे हैं। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स, आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। मेरठ इज द करेक्ट आंसर। अगर रायबरेली की बात करें तो सुधा राय जो कि उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं संबंधित हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज पता होगा कि 13 नंबर प्रश्न के बाद सीधा 15 नंबर प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न जब 25 प्रश्न पूरे हो जाएंगे उसके बाद 14वां प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए, 15 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? ए ऑप्शन 73.04, बी ऑप्शन 96.00, सी ऑप्शन 65.46 और डी ऑप्शन दिया गया 92.1। चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो अगर पूरे भारत की ओवरऑल की बात करें, ठीक है, ओवरऑल जो थी वो कितनी थी? 73.04 थी। और अगर महिला की केवल बात करें तो 65.046 थी। अगर वहीं हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो थी वो केरल की थी। ये पुरुष साक्षरता दर है केरल की और ये महिला साक्षरता दर है केरला की। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, काकरापारा बांध एवं उकाई बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जबरदस्त प्रश्न है। काकरापारा एवं उकाई बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ए ऑप्शन दिया गया सतलज नदी, बी ऑप्शन चंबल नदी, सी ऑप्शन ताप्ती नदी और डी ऑप्शन दिया गया महानदी। जबरदस्त प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ताप्ती नदी इज द करेक्ट आंसर। अगर वहीं हम बात करें कि राणा सागर बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो आप कहेंगे राणा सागर जो बांध परियोजना चंबल नदी पर। अगर बात करें जवाहर सागर बांध परियोजना, ये भी आपका चंबल नदी पर स्थित है। अच्छा, अगर बात करें भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका सतलज नदी पर, ठीक है, स्थित है। अगर बात करें उड़ीसा पर, ठीक है, तो ये जो हीराकुंड बांध परियोजना है ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो हीराकुंड जो बांध परियोजना है ये आपके महानदी पर अवस्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। द लाइफ डिवाइन निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन अरविंद घोष और डी ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी। हर प्रश्न के थ्रू 4 प्रश्न कराए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अरविंद घोष हो जाएगा। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू की है। अगर इंडिया डिवाइडेड की बात करें तो किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और द हिंदू की बात, अगर बात करें हिंद स्वराज की तो महात्मा गांधी की हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। प्रदेश का लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबरदस्त प्रश्न है, इसको चुटकियों में आप आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, जौनपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर किस नदी? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत से निकलती है और पीलीभीत के फुल्लर झील से निकलती है। पीलीभीत के किस झील से निकलती है? तो फुल्लर झील से निकलती है और इसको हम मैदानी नदी के रूप में जोड़ते हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ए ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 76, बी ऑप्शन अनुच्छेद 124, सी ऑप्शन अनुच्छेद 214, डी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 110। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। चलिए, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे तो अनुच्छेद 124 इज द करेक्ट आंसर।
अगर हम बात करें अनुच्छेद 214 की, तो ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। किससे? उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 76, तो महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी से संबंधित है। चलिए, अगर बात करें अनुच्छेद जो 110 है, ये धन विधेयक से संबंधित है। और धन विधेयक कहाँ पास होता है? सिर्फ लोकसभा में पास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत पर पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? ठीक है, भारत का पहला केंद्रीय कारागार उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आगरा। ठीक है, 1846 इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर थोड़ा सा फास्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा स्थान है? जबरदस्त प्रश्न है। तीसरा सबसे बड़ा स्थान है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया। और इसका आंसर मैं चाहूंगा आपसे, अगर थोड़ा भी कहीं से भी पढ़े तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा दोस्त। बिल्कुल, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना? चलिए, जबरदस्त प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 स्क्रीन पर है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसका उल्लेख नहीं मिला है, यानी 22 भाषाओं में नहीं आता है? तो भोजपुरी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न है, आंसर बताना है। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु तत्व नहीं है? ए ऑप्शन मैग्नीशियम, बी ऑप्शन कैल्शियम, सी ऑप्शन पोटेशियम और डी ऑप्शन बेरिलियम। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर बताना है। चलिए, तो आशा करता हूं कि इसका आंसर आप टिक कर चुके होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा, जो वर्ग 1 होता है आपका, वर्ग 1 में जो भी तत्व है, जैसे आपका हेलिना के रबड़ी से फ्लूइड निकला, यानी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा। ये सारे क्षारीय धातु होते हैं। तो ये पोटेशियम आपका क्या है? क्षारीय धातु है। और जो आपका दूसरा वर्ग होता है, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी बी मग SR 12। ठीक है, यानी जैसे आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारे क्षारीय मृदा धातु होते हैं, यानी एल्कली अर्थ मेटल होते हैं। तो इसमें बाकी सारे एल्कली अर्थ मेटल हैं, और जो ये आपका केवल है ये एल्कली मेटल्स है। चलिए, 25 नंबर प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? एक लास्ट का प्रश्न बाकी है, 14 नंबर वाला, क्योंकि वो छूट गया था। ए ऑप्शन दिया गया 395, बी ऑप्शन 470, सी ऑप्शन 550 और डी ऑप्शन 552। अधिकतर लोगों का ये प्रश्न गलत होने वाला है, ये कंफर्म है एकदम। तो क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 470 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कितने भाग हैं ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 14 नंबर प्रश्न जो छूट गया था। टोटल 25 प्रश्न थे। 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन ऋतुराज अवस्थी, बी ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा, सी ऑप्शन दिया गया SS दुबे और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ऋतुराज अवस्थी इज द करेक्ट आंसर। अरुण कुमार मिश्रा जो है ये मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन चाहूंगा, मैंने वीडियो में कहीं भी आपसे नहीं बोला, लेकिन लास्ट में निवेदन चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।